Hello student, this is Muskan from Maharaja Aghasan School Hisar. Today we are going to study History chapter 4 of class 7. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once when the school reopen. फोर्थ चैप्टर है मुगल साम्राज्य। मध्य काल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हो, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। मतलब क्या कह रहे हैं, जब मध्य काल में जब लोगों और संस्कृतियों के बीच में अधिक विविधताएं थी, भेदभाव थे, तो उस पर शासन करना अत्यंत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और ये कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जान पड़ता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। मतलब 16वीं सदी में कहा उन्होंने दिल्ली और आगरा में अपने राज्य का विस्तार शुरू कर दिया, मतलब राज्य बनाना शुरू कर दिया। और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। मतलब उन्होंने जो विचार लागू किए थे वो राज्य के पतन के बाद भी टिके रही है। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिनके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूत न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थल दिल्ली के लाल किले को प्राचीर में से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। मतलब आज जब दिल्ली में जो प्रधानमंत्री है वो स्वतंत्रता दिवस पर झंडा लहराते हैं, तो दिल्ली के लाल किले पर ये किसका निवास स्थल था? मुगल का। उसके बाद है मुगल कौन थे? मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वह चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खान और पिता की ओर से वे ईरान, इराक एवं वर्तमान तुर्की में के शासक तैमूर के वंशज थे। उसके बाद है कि मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर क्यों बल दिया? क्यों दिया? मुगलों ने खुद को मंगोल की अपेक्षा तैमूर के वंशज होने पर इसलिए बल दिया क्योंकि मंगोल शासक चंगेज खान के साथ सैकड़ों लोगों के नरसंहार की यादें जुड़ी हुई थी, जबकि वे तैमूर के वंशज होने पर इसलिए भी गर्व करते थे क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। उसके बाद है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। मंगोलों की दूसरी शाखा उपजवेगों के आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। मतलब जो उन्होंने मंगोलों ने जब आक्रमण किया तो उन्हें अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत से हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। उसके बाद है मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था? मतलब आपस में एक दूसरे के साथ क्या संबंध था? मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता था जिन्हें मुगल सेना में कोई सरकारी हैसियत या पद मिला होता था। मतलब जो मुगल की सेना थी उसके अंदर कोई सरकारी हैसियत या पद मिला हुआ होता था तो उसे मनसबदार कहा जाता था। और जागीर मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे। मतलब वो अपना वेतन कैसे पाते थे? राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में, और जिन्हें जागीर कहते थे, जिन्हें जागीर कहा। उसके बाद है जब्त और जमींदार। मुगलों की आमदनी, जो मुगल की आमदनी होती थी उसका प्रमुख साधन क्या था? किसानों की उपज। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीनों यानी या मुख्य या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। मतलब वो मुगलों को अपना जो ये था वो कैसे देते थे? या तो अपने गांव के मुख्य या स्थानीय सरदारों को। लेकिन जो मुगल थे वो सबको जमींदारी कहते थे, चाहे वो शक्तिशाली सरदार हो या गांव के मुख्य हो, सबको क्या बोलते थे? जमींदारी कहा जाता था। अकबर के राजस्व मंत्री टोंडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि
के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन आंकड़ों में के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। मतलब उन्होंने सभी कृषि की मतलब जितने भी किसान थे उनकी पैदावार और उनकी कीमत लगाई और उनकी फसल के अनुसार उनकी कर को निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया। मतलब जितने भी जो आता था राजस्व जो देते थे उनको मंडलों में बांटा गया। प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने वाले इस व्यवस्था को क्या बोला गया? जब्त कहा जाता था। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली होते थे उन्होंने मुगलों के द्वारा जो मुगल उनसे कर लेते थे उसके खिलाफ शोषण विरोध किया। ये कब पॉसिबल था? मतलब उन्होंने कब किया? जब सभी जमींदार एक ही जाति के थे। किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विरोध कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोह ने मुगल साम्राज्य के स्थापत्य को चुनौती दी। मतलब किसानों ने किसको? मुगलों को चुनौती दी थी। मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? मतलब जो मुगल थे उनमें जमींदार की क्या भूमिका थी? सबसे बड़ी क्या था? सभी मुखिया और सरदार जो किसानों और सरकार के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे उन्हें जमींदार कहते थे। मतलब सबसे पहले जमींदार किन्हें कहते थे? जो सरकार गांव के मुख्य होते थे और जो सरदार होते थे जो किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते थे वो जमींदार कहलाते थे। जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व एकत्र करना था। मतलब जो जमींदार थे उनका मुख्य कार्य क्या था? किसानों से कर इकट्ठा करना। जमींदार किसानों से एकत्र किया गया राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। मतलब जो जमींदार किसानों से कर लेते थे वो कहा सरकारी खजाने में जमा करवाते थे। उसके बाद है भू राजस्व से प्राप्त आय मुगल साम्राज्य के लिए कहाँ तक जरूरी थी? मतलब क्या थी? जो ये भू राजस्व की आय थी ये इनकी आय का प्रमुख स्रोत था। मनसबदार तथा अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों और सैनिक अपना वेतन भी इसी से ही पाते थे। मतलब जो आय इधर से इकट्ठी होती थी और कोई अधिक अदर मतलब समस्त प्रशासनिक कार्य मतलब कोई और दूसरा काम होता था वो भी इसी आय के द्वारा ही संपन्न किया जाता था। उसके बाद है मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी? मतलब जो मुगल थे उन्होंने अपने सरदार केवल यूरानी और तरानी ही नहीं बल्कि बाकी सब की नियुक्ति क्यों करना चाहते थे? मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्य को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया था। मतलब जो मुगल थे उन्होंने तरह तरह के सामाजिक लोगों को नियुक्ति करनी शुरू की थी। शुरू में ज्यादातर सरदार तुरानी और ईरानी थे लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय मुसलमानों, अफगानों और राजपूतों और मराठों को भी सरदार नियुक्त करना शुरू कर दिया क्योंकि जो मुगल थे वो अपनी सारी बागडोर मतलब जो पूर्ण रूप से जो उनकी बागडोर थी वो तुरानी और ईरानियों के सहारे नहीं छोड़ना चाहते थे। मुगलों ने ऐसा करके भारत में अपने साम्राज्य को जन समर्थन और स्थायित्व प्रदान किया था। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अनिवार्य थे। क्या आज भी कृषि इतनी ही महत्वपूर्ण है? क्या भारत में आज भी अमीर और गरीब के बीच आय का फैसला मुगलों के काल की अपेक्षा कहीं बढ़ गया है? सबसे पहले हम बात करते हैं कृषकों की तुलनात्मक महत्व। मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कृषि अनिवार्य थे और वर्तमान समय में भी खास तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि उतनी ही अनिवार्य है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। मतलब अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान किसका है? कृषि का ही है। इसीलिए आज भी कृषक समाज का भारतीय अर्थव्यवस्था में उतना ही महत्व है जितना कि मुगल साम्राज्य के काल में था। और वैसे ही अब हम देखेंगे कि अमीरों और गरीबों के बीच का फासला। मुगल साम्राज्य में ऐसे वंशधार थे जिन्हें उच्च पद प्राप्त था। मतलब कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें उच्च था। कुल 8000 में से 445 ही थे। मतलब 8000 लोगों में से 445 ही मनसबदार ऐसे थे जिन्हें उच्च पद प्राप्त था। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को कुल राजस्व का 61.5% हिस्सा मिलता था।
अतः गरीबों और अमीरों के बीच बड़ा अंतर था। मतलब जब मुगल साम्राज्य था उधर गरीबों और अमीरों के बीच बहुत बड़ा फासला था। वर्तमान समय में भारत में भी अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। आज आपका होमवर्क है इसी चैप्टर के क्वेश्चंस राइट एंड लर्न। थैंक यू।